गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 के भाग नंबर 16 कंटिन्यू करूंगा। मैंने कल आपको मास स्टोरेज डिवाइस पढ़ाकर छोड़ा था और आज हम यूएसबी को कंटिन्यू करेंगे। यूएसबी का फुल फॉर्म पहले देखेंगे हम। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। समझ पा रहे हैं ना? यूएसबी का काम होता है, ये पेन ड्राइव जैसे होते हैं यूएसबी। ठीक है ना? कह रहा यूएसबी थंब ड्राइव और आमतौर पर फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव के रूप में जाना जाता है। यूएसबी को पेन ड्राइव के रूप में जाना जाता है। आप इस पर इंडिकेट करिएगा। ठीक है ना? इसका उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार बल्क डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार का मतलब होता है, अगर जैसे कोई यूएसबी या कोई पेन ड्राइव 2 GB का है तो उसकी वो कैपेसिटी है 2 GB, या 4 GB का है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। इतना ही आप डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हो या सेव कर सकते हो। आगे देखेंगे, वे एक यूएसबी फेस के साथ आकार में छोटे होते हैं। आपको दिख भी रहा आकार में छोटे होते हैं। जहां किसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाना पोर्टेबल होता है, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं, या तुलनात्मक रूप से थोड़ा तेज होता है, यानी ये तेज कार्य करता है। समझ पा रहे हैं? आगे देखेंगे रोम और रैम के अंतर। मैंने बताया भी था आपको, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों डिफरेंसेस देखेंगे। रैम और रोम के बीच का अंतर नीचे दी गई सूची में या तालिका में बताया गया है। हम पहले देखेंगे रैम क्या होता है। ठीक है ना? दूसरा देखेंगे रोम। ठीक, रैम दिया है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। इसको कई बार चर्चा किया जा चुका है। रैम का दूसरा नाम कहलाता है वोलाटाइल और रोम का दूसरा नाम कहलाता है नॉन वोलाटाइल। आपको ध्यान रखना है, रैम और रोम क्वेश्चन में ना देके वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को अगर पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। रैम में कैपेसिटी कितनी होती है आप देखेंगे, 1 से लेकर 256 GB तक आप यूज कर सकते हो, और रोम का है 4 से लेकर 8 MB पर का चिप यूज कर सकते हो। ठीक है ना? रैम में देखो रीड राइट दोनों व्यवस्थाएं होती है। रीड राइट का मतलब होता है इसमें जो चीज़ें जो मैटर आप रखे हो उसको आप पढ़ भी सकते हो, उसमें संशोधन भी कर सकते हो। ठीक है ना? लेकिन जो रोम होता है ओनली रीड होता है, यानी ये सेव करके रखा जाता है ना, तो इसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो। जब आप संशोधन करने का प्रयास करेंगे तो वो सीधा रैम में बदल जाता है। अच्छा, जो रैम होती है ये थोड़ा सा फास्ट चलती है। ठीक है? और जो रोम होती है थोड़ा स्लो चलती है। रैम जो होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो रोम होता है परमानेंटली मेमोरी होती है। वो कैसे? यानी रैम में अगर कुछ चीज़ें आप लिख रहे हो तो लाइट जाने के बाद वो मैटर आपका डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। पर कंडीशन रोम में अगर आप सेव कर दिए हो तो वो चीज़ लाइट जाने के बाद भी स्थायी रूप से सेव पड़ा रहता है। रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और रोम को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। समझ में आ रहा? अगला क्या कह रहा है कि द स्टोर डाटा इन रैम लॉस्ट इन द केस ऑफ पावर फेल्योर, यानी रैम लाइट जाने के बाद जब पावर चला जाता है, जो भी डेटा होता है वो आपका फेल हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है।
ये कह रहा है डाटा रिलेटेड इन रोम इवन इन द पावर इन द टर्न ऑफ। रोम में जो होता है, आप पावर को टर्न ऑफ कर दो या लाइट बंद कर दो, तब भी हमेशा के लिए वो सेव रहती है। कह रहा प्रोसेसर कैन डायरेक्टली एक्सेस द डाटा रैम, यानी जो प्रोसेसर रैम का काम होता है प्रोसेसर को डायरेक्ट डाटा प्रोवाइड करना होता है। और इसमें क्या रहा है, प्रोसेसर कैन नॉट डायरेक्ट एक्सेस द डाटा रोम, यानी प्रोसेसर का काम डायरेक्ट रोम को देना नहीं होता, ये रैम का काम होता है रोम को प्रोवाइड करना। कह रहा हाई, जो रैम होता है हाई होता है और जो रोम होता है वो स्लो होता है। अच्छा, रैम के जो टाइप्स हैं, वर्जन्स हैं जो अपडेट किए गए हैं, रैम के टाइप एक एस रैम बनाया गया, एक डी रैम बनाया गया, समझ पा रहे हैं। और जो रोम का होता है, एक पी रोम बनाया गया होता है, एक ई पी रोम बनाया गया, एक ई पी रोम बनाया गया है। मैंने फुल फॉर्म सभी का बताया है। पी रोम का होता है प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ पा रहे हैं ना। आते हैं, हम चर्चा करेंगे सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर आपको मैंने कई प्रकार से बताया है, इसमें देखेंगे, चर्चा करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डेटा को निर्देश का संग्रह होता है जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताता है। यानी अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा हुआ है, तो जितने भी उसमें फीचर दिए हैं तो आपको बताएगा इस फीचर से ये चीज़ें आप कर सकते हो। समझ पा रहे हैं। जिसे अक्सर दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी गैर विशिष्ट फंक्शन प्रदान करता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है कि जैसे विंडोज 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, एक्सपी हुआ, बहुत सारे ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं द्वारा विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों को पूरा कर सकते हो। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी जो आपकी आवश्यकताएं हैं उस कंडीशन में या उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। यानी आपको नोटपैड की ज़रूरत है तो आप नोटपैड डाउनलोड करिए, वो एमएस वर्ड की ज़रूरत है तो एमएस वर्ड की डाउनलोड करिए, एक्सेल की ज़रूरत है तो एक्सेल को डाउनलोड करिए। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर लो, स्प्रेडशीट बनाना यानी कोई डेटा लिखना, डेटा पब्लिकेशन या ऑनलाइन करना या संशोधन करना, शोध करना या ईमेल भेजना, ग्राफिक्स बनाना, डिजाइन बनाना, ठीक है ना, व्यवसाय चलाना, जो गेम खेलना, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आए हैं जैसे आपकी आवश्यकता उस हिसाब से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है ना। एप्लीकेशन कुछ उदाहरण भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे लिब्रो ऑफिस राइटर दिया है, एमएस वर्ड दिया है, ठीक है ना, कोरल दिया है, गूगल डॉक्स दिया है, बहुत सारे ऐसे दिए भी हैं, यहाँ भी दिया है। ठीक है ना। आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा बुक से। ठीक है। अगला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है मैंने आपको बताया है, विंडोज 7 वगैरह। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर सिस्टम के व्यक्तिगत हार्डवेयर
घटकों को नियंत्रित करता है। व्यक्तिगत यानी जो भी सिस्टम है आपका सीपीयू हो उसको नियंत्रण करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। एकीकृत और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी चलाने के लिए और बाधित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जिम्मेदार होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण देख लो क्या क्या है। जैसे एक तो लाइनक्स हो गया, एमएस विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, यूनिक्स हो गया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आए हैं। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समस्याओं को हल करता है। देखेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समस्याओं को हल करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग वहाँ किया जहाँ जैसे आपकी कोई सिस्टम में एप्लीकेशन एरर हो गया, उसको अपडेट करने का काम करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्ले स्टोर हो सकता है, क्या प्ले स्टोर, ठीक है ना, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से आप सिस्टम को अपडेट करते हो, ठीक है ना। यूटिलिटी के कुछ उदाहरण से भी हैं। क्या क्या उदाहरण? एक होता फाइल वीवर, ठीक है ना। फाइल वीवर के नीचे जाएंगे, कह रहा कंप्यूटर सिस्टम के फाइलों को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए फाइल वीवर का उपयोग कर सकते हैं। यानी देखने के भी लिए और स्टॉप करने के रोकने के लिए भी हम फाइल वीवर का उपयोग करते हैं। आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल वीवर की व्यवस्था होती है। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल वीवर का उदाहरण है। विंडोज एक्सप्लोरर यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइल वीवर का एग्जाम्पल है। एक होता फाइल कंप्रेसर। फाइल कंप्रेसर का उपयोग फाइलों के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है। जैसे आप जानते हैं पीडीएफ होता है, 4 पन्नों को मिलाकर एक पेज बना दिया जाता है 1-2 MB का। फाइल का उपयोग आकार को आसान करना होता है या छोटा करना होता है। फाइल कंप्रेसर का उपयोग करके बड़ी डेटा में स्थानांतरित किया जाता है। बड़ी मात्रा में डेटा को स्थानांतरित किया, जैसे अब 100 पेज हैं, आप पीडीएफ को बना लो, कम मर्ज कर दो और एक स्थान को दूसरे स्थान पे आप आसानी से भेज सकते हो। बिनजिप फाइल कंप्रेसर का उदाहरण है, यानी पीडीएफ ऐप कंप्रेसर का उदाहरण। अगला हम देखेंगे डायनेमिक यूटिलिटी, ठीक है ना। डायनेमिक यूटिलिटी क्या होती है आगे देखेंगे। डायनेमिक यूटिलिटी क्या होती है? डायनेमिक यूटिलिटी का उपयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्याओं को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। डायनेमिक यूटिलिटी, ठीक है ना। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का प्रबंध करने के लिए डायनेमिक यूटिलिटी का उपयोग करती है। यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाला गया है उसको उसका प्रबंध करने के लिए डायनेमिक यूटिलिटी का उपयोग हम करते हैं। आगे देखेंगे हम डिस्क स्कैनर क्या होता है। डिस्क स्कैनर का उपयोग डिस्क की भौतिक और तार्किक समस्याओं को पता करने के लिए किया जाता है। डिस्क स्कैनर यानी अगर सिस्टम में कोई खराबी है या दिक्कत है तो हम डिस्क स्कैनर का उपयोग करते हैं, या उसमें कोई गणितीय संबंधित या ALU भाग में कोई दिक्कत है तो हम फिर भी डिस्क स्कैनर का उपयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर डिस्क को प्रबंधित करने के लिए डिस्क स्कैनर का उपयोग करते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको रोकने के लिए हम डिस्क स्कैनर का उपयोग करते हैं। एंटीवायरस देखेंगे क्या होता है। एंटीवायरस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, आगे हम वीडियो को यहीं स्टॉप करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।